डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस और इसमें हम आपको बता रहे थे कि जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn² एंड इस इक्वेशन से हम जो गैसेस के लॉज थे लाइक बॉयल्स लॉ उसको भी डिराइव कर सकते हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn², दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। इसमें अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन विल बी पी वी इज इक्वल टू 2/3 हाफ mnc²। और ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन्स पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं के टी डिपेंड ऑन ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर हम किसी का के जो है दैट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अगर ताप को स्थिर ले लें तो स्थिर ताप पर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही बॉयल्स का नियम है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी गैस की जो गतिज ऊर्जा है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और अगर हम टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर देते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बॉयल्स ने लॉ बताया था। इसी तरह से इसी इक्वेशन से हम चार्ल्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। गैसेस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन है दैट इज पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। अगर हम v इज इक्वल टू 2/3, p इधर आ जाएगा के टी अपॉन p। अगर v को कांस्टेंट ले लें, v स्थिर दाब पर, अगर दाब को स्थिर ले लें तो आयतन जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। दाब आयतन जो होगा वो ताप के समानुपाती होगा। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप कम करेंगे तो आयतन कम हो जाएगा। मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एज एट कांस्टेंट p। दाब हमारा स्थिर अगर हम रखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ये भी प्रूव हो गया जो चार्ल्स ने नियम दिया था। लाइकवाइज अवोगाड्रोस लॉ, अगर हमारे पास दो गैसेस हैं जिसका ताप दाब और आयतन समान है, एक ही ताप दाब और आयतन पर दो गैसेस हैं, तो जब डिफरेंट गैसेस हैं, एक गैसेस के तो सारे मॉलिक्यूल्स का मास एक जैसा होता है, जितने भी एक गैस में मॉलिक्यूल होंगे उन सब का मास एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मास अलग अलग होता है। तो अगर मान लीजिए उन गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स, उनका मास m1 और m2 है तथा उनमें मोल्स का जो नंबर है मोलों की संख्या n1 और n2 है, इसके आधार पर अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अगर हम लें तो पी v इज इक्वल टू 1/3। अगर फर्स्ट सैंपल के लिए हम लें तो m1 n1 c1 वेलोसिटी से सपोज वो मूव कर रहे हैं, स्क्वायर है ना 1/3 mnc²। और अगर सेकंड सैंपल दूसरी हम गैस लें जिसका कि मास m2 है तो pv विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर। ये हो गया दो इक्वेशन, दो अलग अलग सैंपल्स के लिए। और हमने देखा था कि अगर हम इनको ये क्योंकि इक्वल है तो 1/3 m1 n1 c1² विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2²। ये हो जाएगा, ये सपोज हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। समान ताप पर उनकी गतिज ऊर्जा भी समान होगी दोनों सैंपल की, तो वहां पर हाफ mc² मतलब एक की काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, अगर मान लो टेम्परेचर सेम है तो एक सैंपल की जिसकी वेलोसिटी c1 थी उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू सेकंड जो सैंपल है उसकी काइनेटिक एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी दोनों की समान होगी, हाफ mc² हाफ m1 c1 c² इज इक्वल टू हाफ m2 c2²। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, m1 c1 ये इससे डिवाइड हो गया और ये हाफ 1/3 m2 c2 n2 c2² डिवाइडेड बाय हाफ m2 c2², इससे ये हो गया। तो ये कैंसिल हो गए, m1 c1 से और m2 c2 से कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, ये ऊपर जाएगा 3/2 1/n इज इक्वल टू 3/2 1/n2। ये भी अगर इधर हम ले आए n1
डिवाइडेड बाई N2 विल बी इक्वल टू 3/2, 2/3 कैंसिल होके 1 आ गया, तो N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू 1, मीन्स N1 इज इक्वल टू N2। तो किसी भी गैस में अगर हमने देखा था दाब और आयतन समान हो किसी गैस के लिए, तो उनमें N1 विल बी इक्वल टू N2। मास चाहे कुछ भी हो, किसी भी द्रव्यमान की गैसेस हो, अणुओं की संख्या हमेशा बराबर होगी। और यही अवोगाड्रो का नंबर है, अवोगाड्रो का नियम है, जिन्होंने कहा कि ताप, दाब और आयतन की समान स्थितियों में अगर हमारे पास एक ही वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका दाब भी समान है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसमें कोई भी गैस भरी हुई है, सपोज इसमें ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन हटा के दूसरा सैंपल हमने नाइट्रोजन का ले लिया, तो इसका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इसका मास क्या है, इसका नेचर क्या है, इससे कितना डिफर करता है, इनमें हमेशा अणुओं की संख्या बराबर होगी, जिसको कि अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। या इसमें अणु हमेशा एक जैसे, एक मोल अगर गैस भरी हुई है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो नाइट्रोजन की हो, चाहे कोई भी गैस हो, अगर ताप, दाब, आयतन समान है तो उसमें अणुओं की संख्या हमेशा अवोगाड्रो नंबर समान संख्या होगी। और अगर एक मोल अणु है तो उसमें अणुओं की संख्या हमेशा 6 × 10⁻23 होगी। अगर मान लीजिए 2 मोल है तो ये वाला अणुओं की संख्या 2 से, टोटल जो है वो 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। अगर 3 मोल है तो इतने अणु की संख्या होगी, 3 मोल मतलब इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी गैस हो गए, उसमें समान ताप, दाब, आयतन पर अणुओं की संख्या समान होगी। दिस इज अवोगाड्रो लॉ। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही हमारा अवोगाड्रोस लॉ भी प्रूव होता है। अब काइनेटिक एनर्जी और ताप में क्या रिलेशन है, गतिज ऊर्जा और टेम्परेचर में, आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस ऑल्सो कैन बी प्रूव कि PV इज इक्वल टू 1/3 mNc², PV इज इक्वल टू 2/3, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ½ mN और ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी, मतलब PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। या PV इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ले जाएं, PV को इधर लेके आए, मीन्स ये पलट जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ काइनेटिक, इसको PV को इधर ले आए तो ये 3/2 हो जाएगा, और फिर PV को यहाँ ऊपर ले गए तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 PV ना, इसको इधर ले गए 3/2 आ जाएगा, ये KE इज इक्वल टू 3/2 PV। या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV इज इक्वल टू RT होता है एक मोल गैस के लिए, है ना, तो ये PV काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। और अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 nRT। 1 मोल के लिए RT, n मोल के लिए nRT। और अगर एक मॉलिक्यूल अगर हम लें तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 R/NT, है ना। n क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, या एक मोल में अणुओं की संख्या है। तो टोटल जो n मोल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने n से डिवाइड कर दिया, मतलब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये एक मॉलिक्यूल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक मोल की काइनेटिक एनर्जी, n मोल की काइनेटिक एनर्जी और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 3/2 kT। अब आपको पता है ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज K इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, समानुपाती है। जितना ताप बढ़ाते जाएंगे किसी गैस के, उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल है, उसमें अगर हम टेम्परेचर जो है, एक साइड हम काइनेटिक एनर्जी लें और दूसरे साइड टेम्परेचर लें, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर अगर कम होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कम होती जाएगी। ताप बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने गैसेस की काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि गैसेस के लिए जो गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²।
ये काइनेटिक इक्वेशन गैसेस की है। और आदर्श गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैसेस के, कितने मॉलिक्यूल हैं उसके लिए, और 1 मॉलिक्यूल के लिए PV इज इक्वल टू nRT। तो जब हम किसी गैस को स्टडी करें तो हमें ये पता चला कि जो गैसेस हैं उसको हम एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि ये 2 टाइप्स में हम स्टडी कर सकते हैं, आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस क्या गैस हुई? जो कि गैसेस के जो नियम है या जो गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसका पूरी तरह से पालन करे, वो एक आदर्श गैस है। और जो इससे डेविएशन शो करे, इससे विचलन प्रदर्शित करे, वो रियल गैस है। या यूँ कहें आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस, काल्पनिक गैस है। अगर हम कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम कोई पुरुष कौन है, तो हम श्री राम का नाम लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। दैट इज एन आइडियल कंडीशन कि अ पर्सन शुड बी लाइक दैट, उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो उन सब नियमों का पूरी तरह से पालन करे, दैट इज आइडियल कंडीशन। पर क्या अभी कोई ऐसा पुरुष प्रेजेंट है जो आदर्श हो? वो सब किसी ना किसी, कहीं ना कहीं उनसे डेविएट कर जाते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, दैट इज रियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन क्या हुई? कोई भी आदर्श गैस क्या हुई? जो कि गैसेस के नियम का पूरी तरह से पालन करे, वो आदर्श गैस है, या PV इक्वल टू nRT। जबकि रियल गैस जो है वो इस नियम का से विचलन प्रदर्शित करती है। क्या आप बता सकते हो यूनिवर्स में आइडियल गैस कौन सी है? कोई भी आदर्श गैस नहीं है। सब गैसेस जो हैं वो एक आइडियल गैस है, वो एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक गैस है। बाकी सारी गैसेस रियल वास्तविक गैसेस हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए हम कहें कि कोई आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT, या 1 मोल के लिए लें तो PV इक्वल टू RT, ये गैस इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे किसी भी गैस का दाब कम करते जाते हैं उसका आयतन बढ़ता जाता है, या प्रेशर को इंक्रीज करें तो आयतन कम होता जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V है कि जैसे जैसे हमने दाब को कम किया, आयतन भी धीरे धीरे दाब को बढ़ाते गए इस डायरेक्शन में, तो उसका आयतन इधर कम होता चला गया, दाब बढ़ता गया और आयतन कम होता गया। अगर ये आदर्श गैस होती तो ये कंटिन्यू रहता ये प्रोसेस, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी भी रियल गैस, कोई भी गैस है, उस पर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब हम प्रेशर को कम करते गए, आयतन कम होता गया, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, मिनिमम प्रेशर पर आके वो उस गैस का लिक्विफेक्शन हो जाता है, उसका द्रवीकरण हो जाता है और वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, और तब उसका जो वॉल्यूम है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। फिर आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करो, उसके आयतन में कमी नहीं आती है। अगर वो रियल गैस होता, अगर वो आदर्श गैस होती तो जितना दाब कम करते जाते आयतन में उतनी ही वृद्धि होती जाती, या अगर उसका प्रेशर इंक्रीज करते जाते वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होते जाता। बट रियल कंडीशन में क्या होता है, ये कुछ एक हाई प्रेशर पर जाके ये इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, इट बिकम्स कांस्टेंट, या यूँ कहें कि गैस लिक्विफाई हो जाती है, या यूँ कहें कि जो गैसेस हैं उनकी तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, पर जब ये द्रवीकरण हो गया, इसके मॉलिक्यूल पास आ गए तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो गई है, कंप्रेस हो गई गैस जो है वो लिक्विड में, और फिर इसके वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल हुआ। तो ये आदर्श कंडीशन या रियल कंडीशन का जो लॉ है उसको ओबे नहीं करती है। दूसरा चांस लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब अगर हम कोई भी गैस है उसका ताप को कम करते जाएं तो उसी रेशियो में उसका आयतन भी कम होता चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमने मान लीजिए टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो V शुड बी 0 एट दैट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसका आयतन जो है वो 0 हो जाना चाहिए, और किसी चीज का आयतन 0 हो गया इसका मतलब तो वो चीज है ही नहीं, 0 है, वॉल्यूम 0 मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस, तो आयतन भी 0 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि किसी गैस को अगर हम
ताप कम करते करते और वो गैस गायब ही हो जाए, ये तो संभव नहीं है। तो नियम तो ये कहता है इट शुड बी लाइक दैट कि -273 पर वॉल्यूम शुड बी 0, बट दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। रियल गैस के लिए ये संभव नहीं है। टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और अल्टीमेटली वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, उसका आयतन कभी भी शून्य नहीं होगा। तो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से, जो उसके नियम है उससे डेविएशन शो करती है, उससे विचलन प्रदर्शित करती है। और इसको सबसे पहले जो रियल गैस और आइडियल गैस से रियल गैस का जो विचलन है, इसको साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, एंड्रयूज, एमेगेट एंड अदर्स, इन्होंने बहुत केयरफुली इनको स्टडी किया और बताया कि ये इन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ इनका पूरी तरह से पालन नहीं करती है, ये डेविएशन कर जाती है। तो जो एमेगेट साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया डेविएशन ऑफ द गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कैसे उन्होंने स्टडी किया इसको, आइडियल बिहेवियर से इसके नेचर को उन्होंने कहा कि PV इज इक्वल टू RT होता है या PV अपॉन RT, दिस विल बी अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या इसी को उन्होंने Z से शो किया, ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट, संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। अगर आपके पास 1 मोल गैस है तो PV अपॉन RT विल बी इक्वल टू Z। अगर हमारे पास कोई भी आदर्श गैस समीकरण है, PV इज इक्वल टू RT, PV डिवाइडेड बाय RT विल बी 1। एमेगेट ने क्या इसको एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम किसी भी गैस के लिए प्रेशर और इस कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट मीन्स PV अपॉन RT, इसमें ग्राफ प्लॉट करें। 1818 में एमेगेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से किस तरह से डेविएट कर जाती है, उसमें विचलन कैसे होता है, डेविएशन कैसे होता है। तो उन्होंने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास ये गैस इक्वेशन है या कोई आइडियल गैस हमारे पास है, तो PV डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 1, ये कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट है। सपोज ये 1 वैल्यू है ना, इधर 0 0 ले लें और इधर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज 1। और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम ले रहे हैं, ये इधर इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी गैस का प्रेशर जितना बढ़ाएंगे आयतन उतना ही कम होता जाएगा, मतलब PV विल बी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय RT, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर आदर्श गैस के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट और प्रेशर दाब में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है, यानी कि जितना दाब बढ़ाएंगे ये हमेशा PV या दाब को हमने इंक्रीज किया उसी रेशियो में वॉल्यूम कम होता जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, गैस कांस्टेंट है ही, तो ये सारा दिस विल बी इक्वल टू 1। आदर्श गैस के लिए अगर Z और P में ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है अगर हमारे पास आदर्श गैस है, मतलब PV इज इक्वल टू RT है। आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन मिलती है। लेकिन एमेगेट ने जब रियल गैस के लिए इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन के लिए ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन ना मिलके ऐसे इस से ऊपर की तरफ एक लाइन मिलती है हाइड्रोजन गैस के लिए। लाइकवाइज उन्होंने हीलियम के लिए भी स्टडी किया, तो वो भी इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, ये कुछ एक लाइट गैसेस होती है, इस तरह का उनको ग्राफ मिला। कुछ हैवी गैसेस जैसे CO2 के लिए किया तो वो ग्राफ पहले इसमें इस तरह का डिप्रेशन आया और फिर एलिवेशन आया। CO2 के लिए इस तरह का ग्राफ मिला। अमोनिया का किया तो और इस तरह से NH3 के लिए, अमोनिया के लिए इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो डिफरेंट जो गैसेस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ना मिलके इससे डेविएशन शो करती है। एमेगेट ने इसको
बताया कि किसी भी वास्तविक गैस के लिए जब हम प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो आदर्श गैस की तरह से ग्राफ ना मिलके वो उससे विचलन प्रदर्शित करती है। इसी को उन्होंने टेम्परेचर का प्रभाव भी देखा कि अगर मान लीजिए कोई गैस है जिसका कोई एक गैस है, उसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर P और B में ग्राफ प्लॉट करें, इधर प्रेशर ले लें हम और इधर कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट ले लें, सॉरी P और Z में कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करें, तो मान लीजिए CO2 गैस के लिए स्टडी कर रहे हैं, 0 डिग्री पर अगर हमने इसका प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट में ग्राफ प्लॉट किया तो ये इस तरह से डेविएशन शो करती है। CO2 गैस का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। जब हमने इसी सैंपल का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिला, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब हम करते हैं तो मान लीजिए टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये डेविएशन थोड़ा सा कम हो गया, CO2 गैस के लिए इस तरह का ग्राफ मिला। और इसी तरह से इंक्रीज करते करते जब हाई टेम्परेचर करते गए, सपोज 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ प्लॉट किया तो वो डेविएशन और कम हो गया। और इस तरह से मतलब इस वाले जो आइडियल गैस का इक्वेशन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही थी वो डेविएशन विचलन उससे कम हो गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते चले गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ताप को जैसे जैसे बढ़ाते चले गए ये वाला जो डेविएशन है ये कम होता चला गया। हैमेगेट ने डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी गैस का जब ताप बढ़ाते हैं तो वो कुछ कुछ आदर्श गैस की तरह से बिहेव करने लग जाती है, उसका जो डेविएशन